बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल कुरैशी एक बार फिर से हाजिर खिदमत है जंग बोलेगा के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ। आज के पॉडकास्ट में जंग के शहरियों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है रेवेन्यू से मुतल्लिक, उसमें हम जामिया सवालात करेंगे और कोशिश करेंगे इनके मुफस्सल जवाबात हासिल करें। आज के मेरे मेहमान हैं स्पेशल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर इम्तियाज़ मोहसिन साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। जी थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, आपका और आपकी टीम का भी बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। कमिश्नर साहबा से लेकर पटवारी तक इंटरलिंक हैं। इसके अलावा आपने मौका मुलाहिजा भी जाकर देखना होता है। आपकी इतनी मसरूफियात है, आपको जिम में भी देखा जाता है, आप वॉकिंग ट्रैक पे भी आपको देखा जाता है। आपकी इतनी मसरूफियात हैं ज़िंदगी में, आप ये कैसे मैनेज करते हैं और सबसे बढ़कर आप अपनी नींद कैसे पूरी करते हैं? जी थैंक यू वेरी मच फैसल भाई। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम होते हैं और वर्क लाइफ और आपकी जो एक कह लें कि पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस सिविल सर्वेंट्स का एक दरीना मसला ज़रूर है, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि ऑफिस को भी और फील्ड को भी दयानतदारी के साथ टाइम दें और अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सरसाइज है और उन चीज़ों को भी मेंटेन करें। तो मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि दोनों चीज़ें बैलेंस में रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लाजमन आप अपनी फैमिली के लिए, ठीक, अपने इलाके के मेंटोर होंगे, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं, कहाँ तक आपने स्टडी की है, थोड़ा सा आप डिटेल से बताएं। जी मैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और खुरड़े वाला टाउन है, वहाँ पे गांव है 98 बंगे, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और MBBS मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मेडिकल कॉलेज अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद फिर मैंने CSS अटेम्प्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में एलोकेट हुआ। मीनवाइल फिर मैंने अपनी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया और फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने PAS में 2017 में क्वालिफाई करके 22nd पोजीशन थी मेरी ओवरऑल इन पाकिस्तान, तो मैं PAS में एलोकेट हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जंग, मैं आपका डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर साहब का, DPO जंग साजिद हुसैन साहब का, और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आमिर महमूद साहब का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। आपने ये जो मुहर्रम का महीना में उसमें सख्त मेहनत की और जंग एक हसास ज़िला है, यहाँ पे ना कोई खुशगवार वाक़या हुआ, ना इस तरह का कोई रिपोर्ट हुआ। मैं आपका और तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। ये सारी एक टीम वर्क है, उसमें ज़ाहिर है सिक्योरिटी अदारों का, हमारी हसास अदारों का, एजेंसीज़ का, हमारी जो सिविक एजेंसीज़ हैं, सुथरा पंजाब है, वासा है, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं और पुलिस का सिक्योरिटी में, इन सब का एक टीम वर्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी टीम ऑन सेम पेज है। सब ने बड़ी एफर्ट्स की। गर्मी का मौसम था, उसमें सब ने, सारे अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। और इसमें मैं अपनी जो ताजरान की एसोसिएशंस हैं और हमारे जो उलमा हज़रात हैं, पीस कमेटी के मेंबर्स हैं और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों की बड़ी ही पॉजिटिव अप्रोच थी और उस सारे की वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब जो है वो इवेंट गुजरा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक ऑफिसर में तमाम खूबियाँ होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अवामी राय भी यही पाई जाती है और मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की है कि आपके पास जो भी केस आता है, आप उस फाइल को A to Z आप पहले प्रॉपर उसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी दबाव हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे किसी भी किस्म का हो, वो आप नहीं लेते, आप मेरिट पे फैसला करते हैं। ये तो आपके लिए और आपकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? देखें ये बड़ा आसान है और देखें जिस सीट पे हम बैठते हैं और उसका एक ही पर्पज़ है कि आप मेरिट पे लोगों के फैसले करें। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ें, अगर मैं स्टाफ पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं खुद चीज़ों को पढ़ता हूँ, खुद चीज़ों को देखता हूँ, मौके विज़िट करता हूँ और जो मतलब जिस जगह पे अल्लाह ने मुझे बिठाया है उस पे लोगों के ज़मीनों के हकूक़ वाबस्ता है उसके साथ। उसमें मेरे पास केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा लिटिगेशन है जंग में, आपको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है 1.25 साल में कि बिल्कुल मेरिट पे, चूँकि ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है और ये मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो ज़ाहिर है हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें सिफारिशें भी आती हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने देखा है यहाँ से लोग जो है वो मेरी फैमिली के लोगों को भी अप्रोच करते हैं और वहाँ से भी सिफारिशें आती हैं, लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर से भी, फैमिली से भी कभी ये सिफारिश नहीं आई कि इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। हमेशा यही बात आती है, मेरे वालिद साहब भी यही कहते हैं कि बेटा आपने जो मेरिट है आपने वो करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते भी वही हैं जो मेरिट होता है। जी डॉक्टर साहब, इस चीज़ का तो मैं यानी शायद भी हूँ, मैंने खुद भी कई बार मुशाहिदा किया है। आप पटवारी को भी अपने साथ खड़े कर लेते हैं, आप कायदा सारी फाइल को देखते हैं, उसके अलावा आप मौका मुलाहिजा भी करने जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मैडम सीएम का एक प्रोजेक्ट नया आया ग्रीन सर्टिफिकेट्स, उसके बारे में ज़रा डिटेल से बताएं कि आवाम को इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और खुदा न खास्ता क्या नुकसान हो सकता है। ये ग्रीन पार्सल सर्टिफिकेट वाला जो नया कॉन्सेप्ट आया है, इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की आप समझें कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये जितना भी प्रोसेस हो रहा था डिजिटाइजेशन का, अब ये उसकी एक एंड स्टेज की तरफ हम जा रहे हैं। आप देखें कि मैनुअल रिकॉर्ड था, उसमें रिकॉर्ड में टेम्परिंग, खुर्द बुर्द होना और उसमें मन मर्जियाँ होना, ये इस पर बहुत शिकायत थी। इसको पहली स्टेज में तो डिजिटाइज किया गया है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि सेकंड स्टेज में जो रजिस्ट्री थी उसको कंपलसरी कर दिया गया। कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा तो फिर उस पर इंतकाल होगा। फिर इंतकाल को हमने ख़त्म कर दिया कि जो रजिस्टर होगा डॉक्यूमेंट वो ऑटोमेटिकली खुद से इंतकाल हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्टेप्स थे लोगों को, ताकि हम कम से कम स्टेप्स करें प्रोसेस के और फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स और इंतकाल हों और लोगों को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। अब ये जो ग्रीन पार्सल सर्टिफिकेट आया, ये इससे भी नेक्स्ट स्टेज है। अगर देखें उसमें आपकी ज़मीन जिस पे कोई लिटिगेशन नहीं है, वंडा उसका बन गया है, वन ओनर है इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो वो ग्रीन पार्सल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वो आपको हमेशा के लिए जो आपका मुश्तरका खेवट का इशू होता था, हिस्सेदारों का इशू होता था, आपको उसका मजीद तकसीम के अमल से आप बच जाएंगे। आपके पास ग्रीन पार्सल आ गया तो आपका एक अलहदा से नंबर लग गया और वो उस पर आपकी जो GIS सिस्टम से उसकी जो लोकेशन है, डिमार्केशन है, वो भी उस पे ऊपर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आ जाएगी। और वो आपकी जो पोजेशन है उसको बिल्कुल क्लियरली उसमें मेंशन कर दिया जाएगा कि आपकी ये बाउंड्रीज हैं, GPS लोकेशन के साथ वो आपकी मेंशन होगी। तो आप ये जो पोजेशन, तकसीम और कब्जे के डिस्प्यूट के झंझट से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। और उसी पार्सल पे फिर उसकी फर्दर जो आपकी ट्रांसफ़र होनी है ज़मीन की, वो अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहता है तो वो उसी पे आपका अंगूठा होके, बायोमेट्रिक होके आप उसी पार्सल से आगे किसी को सेल कर देंगे। और जैसे ही आप सेल करेंगे, अगर आपने कंप्लीट हिस्सा सेल कर दिया है तो वो कंप्लीट हिस्सा ट्रांसफ़र हो जाएगा। नहीं तो जिस बंदे के नाम आप ट्रांसफ़र करेंगे, खरीदने वाले के नाम, वो मखसूस हिस्सा भी इन्हीं क्राइटेरियाज पे, उस पर भी GPS के साथ आपकी वो लोकेशन बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दी जाएगी कि ये मगरिब वाला हिस्सा, मशरिक वाला या जनूब वाला, कौन सा हिस्सा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और फर्दर उसका पार्सल नंबर अलहदा से उसको लग जाएगा। तो ये एक बड़ा आप समझें कि हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू है उस जो कि इस जिद्दत आने की बाद, टेक्नोलॉजी आने के बाद ये सिस्टम में रिक्वायर्ड भी था। और ये सारे का सारा पर्पज़ है लोगों को फैसिलिटेट करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब तक तो तमाम जो एरियाज़ हैं वो कंप्यूटराइज नहीं हो सके। जितना लेंथी आपने ये प्रोसीजर बताया है, ये तो बहुत मुश्किल नहीं होगी? पहले तो ये होता था एक फ़र्द लेने गए, इंतकाल हुआ, रजिस्ट्री होगी, ये तो वो आप बहुत लेंथी प्रोसीजर। नहीं, अब मैं इसमें आपको ये बात थोड़ी सी शायद उस तरह से लोगों को अभी तक हम ब्रीफ नहीं कर पाए। इसमें हमने कैंपेन भी शुरू कर दी है ताकि हम लोगों को इस पे जो है सेंसिटाइज करें, एजुकेट करें। हमारे 724 मौज़े हैं जंग के, उसमें से इस वक्त सिर्फ 11 मौज़े ऐसे हैं जो डिजिटाइज्ड नहीं है, वो भी प्रोसेस में है, उनके भी स्कैनिंग वर्क हो रहा है। 713 मौज़े जो हैं, 711 मौज़े, 2 इस्तेमाल के मौज़े हैं, वो भी डिजिटाइज हो रहे हैं। 711 मौज़ों में कंप्यूटराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब उसमें जो लिटिगेशन है, जाहिर है जिस ज़मीन पे लिटिगेशन है या जिस ज़मीन के कब्जे का मसला है, तो वो तो जाहिर है आपको पता है कि उस पे तो फर्दर ट्रांजैक्शंस होती नहीं है। तो जितनी भी एलिजिबल लैंड है उसमें आती है, उसके लोग एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले ही हम खुद से कर रहे थे, अभी लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, वो अप्लाई करेंगे। इसमें एक बड़ी एक्सटेंसिव टीम्स बन रही हैं, वो हमारी रेवेन्यू टीम्स होंगी, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। आप SCO के पास भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और अगले मरहले में पटवारियों के लिए भी ओपन कर दिया गया। पटवारी के पास भी आप एप्लीकेशन देंगे, वो वहाँ से कंप्यूटर पे प्रोसेस होगी और उसका हर स्टेप पे हमने चेक्स रखे हुए हैं कंप्यूटर पे कि वो ज़मीन की मलकियत, चूँकि आप रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड है तो उसमें आप कोई ऐसा
मैनुअल रिपोर्टिंग वो उसकी रिक्वायर्ड ही नहीं होगी कि उसमें आप कोई 2 नंबरी कर सके पटवारी। वो पूरा डिजिटल सिस्टम है, उससे वेरिफिकेशन होने के बाद, उसकी कब्जा होने के बाद उसका ग्रीन पार्सल सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा चक घुमनाना जंग का एक बहुत बड़ा मोर्चा है, क्या ये भी कंप्यूटराइज हो गया है ये, या नामुमकिन है इसका होना? ये इंटरेस्टिंगली इस्तेमाल में है ये मौजा। अब इसकी डिजिटाइजेशन का वर्क तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैंने आज ही इस पे मीटिंग भी ली है और उसमें हमारा समझे कि 90% से ज़्यादा काम हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप में डिजिटाइजेशन तो होने जा रही है, उसका इस्तेमाल जब भी हो, वो भी चूंकि उसकी लिटिगेशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, तो वो ज़ाहिर है उस वजह से उसका इस्तेमाल भी रुका हुआ है। तो वो जैसे ही लिटिगेशन फाइनल होगी उसकी सिविल कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो वो इस्तेमाल शुरू होगा। लेकिन हमने उससे पहले जो डिजिटाइजेशन है कि भले वो इस्तेमाल में रहे लेकिन डिजिटाइजेशन तो हो जाए, वो वर्क हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्कैनिंग वर्क हमारा 90% कंप्लीट हो गया है। तो वेरी सून मैं आपको कहूँ कि 1 से 1.5 महीने के अंदर वो कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। बाकी उसका इस्तेमाल जब भी सिविल लिटिगेशन ख़त्म होगी तो वो भी कर दिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि करप्शन पर आपका क्या स्टांस है? आपने चंद एहलकार उनको मुअत्तल भी किया है, उन पे FIRs भी हुई हैं, लेकिन ज़राए बता रहे हैं उनकी हाज़िरी लग रही है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, इस पे बिल्कुल नो टॉलरेंस है डिप्टी कमिश्नर साहब की और उनकी पूरी टीम की, और मेरे ऑफिस में भी बिल्कुल नो टॉलरेंस है। और हमने, आप गवाह हैं इस बात के कि हमने शिकायत आती है, एक तो हमारे दफ्तर ओपन है, हमारे पास लोग आते हैं, हम रोज़ाना की बेसिस पे उनको सुनते हैं, जो कंप्लेंट आती है जिसके खिलाफ होती है उसको बिल्कुल हम इंक्वायर करते हैं, जो जिम्मेदार होता है उसके खिलाफ हम सिर्फ डिपार्टमेंटल नहीं लेते, उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाइयाँ भी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी जो हैं वो इनिशिएट करवाते हैं। और आप देखें कि 10 से 12 पटवारी हैं जो हमारे टाइम पीरियड में जो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुए हैं, वो शिकायत पे हुए हैं, 2 गिरदावर भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुए हैं, और इवन रेवेन्यू ऑफिसर्स के खिलाफ भी हमने बोर्ड में जो भी किसी इंक्वायरी में जिम्मेदार साबित हुआ हमने लिख के भेजा, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वो यहाँ से ट्रांसफ़र भी हुए हैं। और अभी आप देखें कि कुछ के खिलाफ वो क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं। तो हमारे ऑफिस से किसी को बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है इस करप्शन पे और इस तरह की एक्टिविटीज़ पे। मज़ीद ये कि जो आपने सवाल किया है, जो जिनके खिलाफ FIRs हुई हैं, वो सारे जिनके खिलाफ FIR जो गिरफ्तार हुए हैं उन सब को हमने फौरी तौर पे सस्पेंड भी किया, और उनके खिलाफ पीडा के तहत रेगुलर इंक्वायरी भी ऑर्डर हो गई है, वो अंडर प्रोसेस है। और इवन के जो लोग बेल पे हैं उस FIR में, हमने उनको भी सस्पेंड करके उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं है, जो इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। मैं अपने प्रोग्राम में ना आवाम के जो सवालात हैं कोशिश करता हूँ उन्हीं को रेज़ किया जाए, क्योंकि जो मेरा ज़िला है ना बहुत पसमानदा है, क्योंकि पिछला ये सैलाब एक फिर सर पे आया हुआ है। मैडम CM पिछले सैलाब में आई थी, उस वक्त आप भी थे, वो खुद कह के गई थी कि मैंने दुनिया में ऐसा नेगलेक्टेड ज़िला नहीं देखा है, और ये एक हकीकत भी है। तो इसलिए ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। सर मुझे ये बताइएगा कि एक झंग का आम शहरी एक फ़र्द लेने के लिए जाता है पटवारी के पास, सर अब मेरे शहर के लोगों को बता दें उसकी कोई फ़ीस सरकार के तौर पे है या नहीं है? देखें, आपका जिस तरफ इशारा है बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, और अब तो ये वैसे फ़र्द का निज़ाम जो है वो ग्रीन पार्सल सर्टिफिकेट आने के बाद तो वैसे ही ख़त्म हो गया है। तो अब तो कोई ना मैनुअल फ़र्द जारी होगी, और ग्रीन पार्सल सर्टिफिकेट बनना है उस पर अमल दरामद होगा, उसी पे ट्रांसफ़र होगा। तो जो सरकारी फ़ीसें होती हैं वो ज़ाहिर है बहुत थोड़ी सी, वो नॉमिनल 100 रुपया, फिर इंतकाल पे जैसे विरासत पे होती है 1000 रुपया, इस तरह से वो तो बड़ी नॉमिनल फ़ीसें होती हैं। और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पे होती है वो भी चलान इशू होते हैं उस फीस के, वो CVT है हमारा, वो इनकम टैक्स है, जो भी उसके टैक्सेशन के 2-3 हेड्स होते हैं उनका चलान इशू होता है। हर चीज़ का वो जो है ना डिक्लेयर्ड फ़ीस है जो सरकारी होती है। हमारी कोर्ट्स में अब RCMS आ गया, उस पर 3500 रुपया फ़ीस होती है, तो वो जमा करानी होती है, उसके चलान इशू होते हैं, वो उस पर इशू होती है। इसके अलावा जाहिर है ये तो प्रोसेस फ़ीस होती है, और फ़र्द की तो जैसे आपने पूछा अब तो वैसे ही ख़त्म हो गया है, और ऐसी कोई उस पर फ़ीस वैसे वो होती नहीं है। तो आपका जो मेरा ख्याल है क्वेश्चन है अब तो वैलिड ही नहीं रहता कि अब तो फ़र्द वैसे ही ख़त्म है। बाकी सारे चलान इश्यूज़ होते हैं और वो लोग जमा करवाते हैं, वो सरकार के ख़जाने में सारी अमाउंट जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये कोई अमेंडमेंट सुनने में आ रही है, रेवेन्यू एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कोर्ट मैनेजमेंट एक्ट है, इसमें कोई अमेंडमेंट हुई है, इसके बारे में ज़रा डिटेल से बताइएगा ताकि इसको आवाम का फ़ायदा हो।
जी, ये बड़ी ज़रूरी अमेंडमेंट्स है और ये आप जैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो जिद्दत आई है हमारी, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये आप समझें कि एक बड़ा हिस्टोरिक स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। रेवेन्यू एक्ट में जो चेंजेस आई हैं, मैं अगर आपको उनकी समरी आपको ब्रीफ करूं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लाइक जो सबसे बड़ा हमारा मसला था कि हमारी जो तकसीम का मसला था कि हम वो तकसीम साल हा साल चलती थी, फिर उस पर एक अपील हो गई, फिर दूसरा फोरम आ गया, फिर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक गई और उसके बाद उस पर सिविल लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती थी। तो एक प्रोसेस टाइम लेता था डेकेड्स का। तो इसमें अब बड़ी क्लैरिटी के साथ एक तो टाइम फिक्स कर दिया गया है कि जी तहसीलदार 60 दिनों के अंदर कोई भी तकसीम की जो अपील आएगी, एप्लीकेशन आएगी, उसको वो डिसाइड करेगा। उसके बाद उसका एक अपील का फोरम रख दिया है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ADCR या डिप्टी कमिश्नर, उसके पास अपील आएगी तो वो 30 दिनों में उस अपील को डिसाइड कर देगा और ये 90 दिनों में डिसीजन होगा। और उसके बाद अगर ये दोनों कंकरेंस आ जाती है, दोनों डिसीजन सेम होते हैं, तो फिर ये इंप्लीमेंट होगा। अब इशू ये होता था कि लोगों की जमीन है, मेरे पास किसी एक के पास कब्जा कमी है कब्जे की और टाइटल ज्यादा है, तो लोग उसको जिसके पास ज्यादा कब्जा होता था प्रोलॉन्ग करता रहता था ऑन दिस प्रिटेक्स्ट के जी वो तकसीम अपील। तो अब 2 फोरम्स कर दिए, इससे अवाम को क्विक रिलीफ मिलेगा। हाँ, अगर ADCR का या DC का फैसला डिफरेंट होता है तो फिर उस पर फर्दर आप जा सकते हैं, फिर फर्दर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसमें आप फर्दर जाके अपील कर सकते हैं। अब इससे एक तो ये क्विक डिस्पोजल होगा और दूसरा डेज फिक्स कर दिए हैं, आपने इतना शॉर्ट कर दिया प्रोसेस को। और तीसरा कि अगर कोई इलीगल बंदा किसी की ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है प्राइवेट लैंड पे, तो वनडे में अगर वो स्टैब्लिश होता है तो फिर आप उसको उसकी जो जितने सालों से कब्जा किया हुआ उसने उसकी आप उसको वो उसका जो है वो जुर्माना भी करेंगे कि वो उतने पैसे भी उस बंदे को पे करे जितने सालों से उसने कब्जा रखा हुआ था। तो ये बड़ा क्विक कर दिया। दूसरा जो प्रोसेस था हमारा कोर्ट का कि आपने नोटिस करना है, लिफाफा रजिस्ट्री भेजना है, फिर अखबार इश्तिहार करना है, फिर ऐलान कराना है, तो इसमें प्रोसेस को करते करते आपको साल गुजर जाता था। अब ये प्रोविजन दे दी गई है कि ये सारे आप कंप्लीट करें और एक ही गो में करें और साइमल्टेनियसली ये करके तो 30 दिनों के अंदर फैसला कर दें। तो ये जो आपका प्रोसेस था इसको भी बहुत बेहतर कर दिया गया। तीसरा, इसमें जो आपकी खेवट्स थी, मुख्तलिफ खेवटों में, मुश्तरका खेवटों में इशू होता था फैमिलीज में कि आपका कब्जा कहीं पे है और आपका टाइटल मुख्तलिफ खेवटों में होता था, तो अब उसकी यूनिफिकेशन की प्रोविजन भी दे दी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। अब उसमें जब यूनिफिकेशन है तो आप उसमें फ़ायदा होगा कि आपकी अगर 5-6 जगहों पे है तो आप एक जगह पे इकट्ठी कर लें और वहाँ पे आपको बामुताबिक कब्जा आपकी उसको तकसीम कर दिया जाए। तो ये भी बहुत सारे हमारे जो खेवट इश्यूज थे, जो इसमें प्रॉब्लम्स थे, इससे रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा डिमार्केशन का इशू था कि जॉइंट खेवट है, अगर मैंने तकसीम भी नहीं कराई तो पहले ये होता था कि जब तक आप तकसीम नहीं कराएंगे तो आपका कब्जा उसमें नहीं दिलवाया जा सकता। अब उसको भी ख़त्म कर दिया कि अगर देखें मेरी ज़मीन है, मैं शेयर होल्डर हूँ 10 कनाल का एक खाते में जो 50 कनाल का है, तो मेरी 10 कनाल तो मुझे मिलनी चाहिए ना, तो तकसीम चाहे बाद में हो। अब रेवेन्यू ऑफिसर इंपावर्ड है कि वो डिमार्केशन करे और बगैर तकसीम के भी वो कब्जे की कमी जो है उसको पूरी कर सकता है। और इवन के ये जो अर्बन लैंड्स हैं इसमें भी अगर आप उसकी डिमार्केशन करके उसका एस्टेब्लिश कर लेते हैं कमी और बेशी, तो इसमें भी रेवेन्यू ऑफिसर एविक्शन करने का कॉम्पिटेंट होगा। तो ये मोटी मोटी रिफॉर्म्स हैं जो रेवेन्यू एक्ट में की गई हैं। उसके बाद आपका सवाल था कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें क्या तब्दीलियां आई हैं। उसमें एक जो बड़ी अहम तब्दीली है वो ये है कि जहाँ भी पहले जो रजिस्ट्री हो जाती थी उसकी अगर कैंसिलेशन पे किसी ने जाना है तो उसका फोरम जो होता था वो सिविल कोर्ट होती थी। इंतकाल की हद तक तो रेवेन्यू कोर्ट, ADCR, DC कॉम्पिटेंट थे, AC कॉम्पिटेंट थे उसको खारिज करने में। अब उसका जो फोरम होगा वो उसकी रजिस्ट्री का फोरम था सिविल कोर्ट था, लेकिन वो रजिस्ट्रियां जिसमें स्टेट लैंड इन्वॉल्व है, अब उसका इख्तियार जो है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को दे दिया गया है कि अगर स्टेट लैंड इन्वॉल्व है तो उस रजिस्ट्री को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो कि ADCR या डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो उसको खारिज कर सकता है। तो ये एक सरकारी कब्जों से बचाने के लिए, सरकारी लैंड्स को बचाने की तरफ एक बहुत अहसन इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। और तीसरा क्वेश्चन आपका था RCMS, रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारा डिजिटाइजेशन होने के बाद हमारी जो कोर्ट्स हैं, तहसीलदार से लेके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक, सारी कोर्ट्स में जो फाइलिंग ऑफ केसेस है वो कंप्यूटराइज्ड है।
वो हमारा पोर्टल है, हमारी मैनुअल फाइलिंग ख़त्म हो गई है। आप कंप्यूटर पे फाइल, और हमारी जो जितनी प्रोसीडिंग होंगी, जो हमारे ऑर्डर्स होंगे, इवन हमारी इंटरम शीट होगी, वो सारी की सारी ऑनलाइन एक्सेस होगी उस पर वकला की और हमारे रेवेन्यू स्टाफ की और हमारी, और वकला देख सकेंगे वहाँ पे कि जी क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, किसकी केस की कौन सी डेट रखी गई है, और जो मैंने उस पर ऑर्डर किया है वो उस पर ऑर्डर भी रिफ्लेक्ट होगा। और अगर उनको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो उनको किसी दफ्तर में जाके कॉपी के लिए एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो कंप्यूटर से वहीं से अपनी कॉपी निकाल लेंगे। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम एंड टू एंड A to Z कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। 100% फाइलिंग हमारी कंप्यूटर पे होती है, ऑनलाइन होती है, और वहीं पे हम ऑर्डर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी, टुवर्ड्स ईज और टुवर्ड्स फैसिलिटेशन। आपके मुफस्सल जवाब से मैंने जो अखज़ किया है कि वो ऐसे है कि जैसे पहले एक रीत चलती आ रही थी कि दादा केस करेगा और पोता जाके कहीं जाके लेगा अगर वो नसीबों में होगी, लेकिन अब ये वाला सीन नहीं चलेगा। अब इसके जल्द से जल्द फैसले होंगे। ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बड़ा वैलिड इसको आइडेंटिफाई किया है। आप देखें कि मैं अपनी रेवेन्यू कोर्ट की आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने 1.25 साल में यहाँ पे को अराउंड 2500 अपीलों के फैसले हम कर चुके हैं। ऑल दो के लिटिगेशन बहुत है। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे एक तो जल्दी फैसले हो रहे हैं, डिजिटल हो गया सारा, सबके सामने हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि इसकी कोई फाइल कोई पीछे पड़ी, कोई मतलब आप छुपा के कर रहे हैं, नो, बिल्कुल सबके सामने ट्रांसपेरेंट है और क्विक फैसले हो रहे हैं। क्विक फैसले से देखें ना, आप एक फैमिली है जिसके पास पोजेशन ही नहीं है, और वो मोस्टली केसेस हमारे पास आते हैं फैमिलीज के वंडर्स के होते हैं जिसमें बहनों का हिस्सा नहीं है। फिर वो जो फीमेल्स होती हैं किसी फैमिली में, किसी एक भाई ने उस पर कब्जा किया होता है, या जो आप देखें जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है गांव में, तो उसने वो जॉइंट खेवट के नाम पे कब्जा जमाया होता है। तो इन सारी चीज़ों को अब इतना वो क्विक कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह जो आप कह रहे हैं वो दादे और पोते का नहीं, आप इंशाल्लाह कोई भी जो बंदा अपील करता है फाइल, उसका महीनों में हफ्तों में फैसला होता है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल दरामद भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सरकार की ज़मीन हो या कब्ज़े की ज़मीन हो, उस पे तो इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। अब तक आपने सरकार की कितनी ज़मीनें वारगुज़ार कराई हैं? क्या जिन लोगों से ज़मीनें वारगुज़ार कराई हैं उनसे आपने जुर्माना भी लिया है कि आपने इतने साल से सरकार की ज़मीनें इस्तेमाल की? जी बिल्कुल, आप देखें ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने इस पे, इनके पास कोई अराउंड 600 जो थे वो स्टेट लैंड के केस थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100% डीसी साहब ने फैसले कर दिए। जो सेटलमेंट की लैंड के या जो हमारी लैंड कमीशन की लैंड के मेरी कोर्ट में जितने केसेस थे पर्टेनिंग टू स्टेट लैंड, उनकी पेंडेंसी हमारे पास 0 है। उन फैसलों पे अमल दरामद भी करवाया जाता है। जो स्टेट लैंड हमने रिकवर की है उसकी बिलियंस में उसकी जो है वो अमाउंट है जो रिकवरी की है, उस स्टेट लैंड की कीमत है, और उनका जो फर्दर डिस्पोजल है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक हमने जितनी ज़रूरी ज़मीनें थी वो हमने शेड्यूल में डाल के, आप 1500 के करीब लॉट थी जो हमने इस ज़िले में जिसको ऑक्शन कराया है। अब ऑक्शन के थ्रू उनको दिए हैं लोगों को ताकि वो हमारे सरकार में उसमें ख़जाने में पैसे भी आए और वो हमारे लीगल तरीके के साथ उस ज़मीन पे वो अपनी खेती बाड़ी करें। और इसके अलावा जो अब बची हुई ज़मीनें थी वो हमने अपना खेत, अपना रोज़गार प्रोग्राम था चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा का, उसमें हमारी अभी 5 एकड़ से छोटी लॉटें हमने उसमें 787 लॉट्स जो हैं उस पर हमने वो फाइनल लिस्ट करके भेज दी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। जो फाइनल एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्टें अवेजा हो गई हैं। अब इस पर बैलेटिंग होगी, जो उसमें बैलेटिंग में निकलेंगे जिनके फेवर में वो अपना लॉटें उनको उनका हैंडओवर की जाएंगी। अगले स्टेप में 5 एकड़ से ज़्यादा वाली भी इसी तरह से बैलेटिंग के थ्रू डिस्पोज ऑफ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये पॉलिसी है कि जो लोग लैंडलेस हैं, जो गरीब हैं, लैंडलेस हैं, उनको ये ज़मीनें दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी हम वागुजार करा रहे हैं हम अपने शेड्यूल्स में डाल के ऑक्शन भी करा रहे हैं और इन स्कीमों में भी डाल रहे हैं ताकि वो असल हकदार लोगों तक वो ज़मीनें पहुँचे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ज़रूरी ज़मीनों का तो जिक्र किया है। चक घुमनाना में सर ये इशू आज से कोई 10 साल पहले तक बहुत ज़्यादा रेज होता रहा है, लेकिन अब जाके वो कहीं ठंडा हो गया। उसकी कोई वजूहत है, लोग आवाज़ें उठा उठा के थक गए। चक घुमनाना में पटवारी रहे हैं नवाज साहब, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। उन्होंने सरकार की ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ 2 नंबर करके अरबों रुपए की ज़मीन
रुपए में सेल करके चले गए। इस पर सर आप एक्शन लेंगे? आप आइडेंटिफाई करें उनके खिलाफ, अगर कोई भी इंक्वायरी पेंडिंग है, मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर है तो आप आइडेंटिफाई करें, हम उसको बिल्कुल कंप्लीट करेंगे उनके खिलाफ जो कार्रवाई, अगर ये साबित होती हैं बातें। और दूसरी बात जो मैंने पहले बताई है कि चूंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये मसला था पहले कि रजिस्ट्री जो थी वो कैंसिलेशन सिविल कोर्ट से होती थी, तो वो हम माजरत के साथ वहाँ पे ये लिटिगेशन हमारी पेंडिंग रहती थी, बड़ा अरसा लगता था, उसका डिस्पोजल उस तरह से क्विकली नहीं होता। तो अगर अब कोई सरकारी ज़मीन, कोई रजिस्ट्रीज भी हैं जो सरकारी ज़मीन पे हुई हुई हैं, तो उसका फॉर्म भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, आप अगर कोई ऐसी कंप्लेंट है स्पेसिफिक तो वो ज़रूर फाइल करवाएं, उस पर कार्रवाई भी होगी। और जिस गिरदावर का आपने जिक्र किया है उनके खिलाफ अगर कोई पेंडिंग इंक्वायरी है, कोई शिकायत है, तो बिल्कुल बिला इम्तियाज़ हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पानी की एक बोतल है, ये मैंने सेल करनी है, सपोज आप परचेजर है, आपने ये परचेज कर ली है, कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। क्या ये ज़मीन लेने का और देने का जो प्रोसीजर है ये इंतहाई गंभीर नहीं है कि एक आम शख्स को, एक आम शहरी को पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, हालांकि लेने और देने का मामला है? इस पर आप क्या कहेंगे? ये बड़ा आपका एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। आप चूंकि जब दूसरी दुनिया में देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे तो ये इशू है ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये क्यों इशू है? आप देखें, अगर तो ये इतना ही सिंपल हो, एक दे रहा है और एक ले रहा है बंदा प्रॉपर्टी अपनी, तो स्टेट बीच में कहाँ से आ गई? अब इशू इज़ कि आप देखें कि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की ज़ाहिर है जो प्रोटेक्शन है, उसकी जो सिक्योरिटी है, वो स्टेट की जिम्मेदारी है। और आप ज़रा देखें लिटिगेशन, आप देखें फ्रॉड, कि उसकी आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी यहाँ पे, और प्राइवेट लिटिगेशन की ऐसी मिसालें मिलेंगी, और कब्जे की ऐसी मिसालें मिलेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। अब देखें, ये जब इतना इनसिक्योर इन्वायरमेंट हो, तो जिसमें फ्रॉड भी हो रहे हैं, हम प्राइवेट कब्जे भी करके बैठे हैं, हम एक, तो इन सब का फिर स्टेट को इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि स्टेट इज द गारंटियर जिसने इंश्योर करना है कि मेरा आपका राइट जो है वो मेरे और आपके पास ही रहे, उसमें कोई थर्ड पार्टी ना करे। तो डेफिनेटली वो कम्बरसम प्रोसीजर थे, लेकिन मैं अगेन ये जो पार्सल है, अभी चूंकि बिल्कुल लोग एक ये नया कॉन्सेप्ट है, ये ही इसी चीज का सोल्यूशन है कि ग्रीन पार्सल बनने के बाद आपका फर्द, आपका बंडा, आपका मुश्तरका खेवड़, आपका ये कब्जे का मसला, ये सारी चीज़ों का सलूशन आपका ग्रीन पार्सल सर्टिफिकेट में दिया जा रहा है। आप ग्रीन पार्सल सर्टिफिकेट एक दफ़ा आपका बनने के बाद आपको वनडे का इशू नहीं है, आपको कब्जे का इशू नहीं है। कल को आपको ये नहीं साबित करना पड़ेगा जी कि मेरी ज़मीन फ्रंट से थी, मेरी बैक से थी, रजिस्ट्री यहाँ से, कोई आपके ऊपर रजिस्ट्री नहीं करा सकता, आपका तकसीम का काम ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर की जाएगी ग्रीन पार्सल सर्टिफिकेट में, और ये पॉसिबल तभी हुआ है जो इतनी डिजिटाइजेशन हुई है, इतने स्टेप्स को हमने शॉर्ट किया है, उसके बाद हम इस जगह पे पहुंचे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका आवाम को एक दफ़ा जीपीसी बनने के बाद आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में एक असूल है कि जहाँ पे भी टाउन प्लाजे तो टाउन कम से कम रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई जाएं, वो हमेशा बंजर ज़मीन पे बनाई जाती हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पंजाब की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक भूचाल आया हुआ है, यहाँ पे एक नई साइकी आई हुई है कि जो भी हमने टाउन या रिहायशी कॉलोनियाँ बनानी है, वो अपने जो ज़रई रकबे हैं, हम अपनी आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद करने की तैयारियाँ फुल कर रहे हैं। इस पर आप कोई मैडम सीएम के नोटिस में देंगे रिकमेंडेशन के नेक्स्ट टाइम या आने वाले वक्तों में इस तरह के कोई प्लाजे या कॉलोनियाँ रिहायशी वो ना बनाई जाए? जी, इसमें ये एक बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट इशू है जो आपने हाईलाइट किया है, और इसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसीज़ भी बड़ी क्लियर है। जो हाउसिंग सोसाइटीज़, असल में लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो इशू नहीं है। अब हमारा इशू है कि एक तो हमारी पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और दूसरी सेकेंडली हमारी अर्बनाइजेशन भी अनप्लान्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जो सस्ती हाउसिंग है वो बड़ी जो है वो कम है लोगों के पास हाउसिंग के लिए, अपने अच्छे घरों के लिए। ज़ाहिर है अफोर्डेबिलिटी का इशू है। अब जो एक जोनिंग होती है हर सिटी के, वो ग्रीन, रेड और ब्राउन एरियाज मेंशन्ड होते हैं। अब जो हमारी टाउन प्लानिंग होती है, हमारी ज़िला काउंसिल की जो प्लानिंग होती है, उसके तहत उनको उसी जोन्स में जो अप्रूव की जाती हैं सोसाइटियाँ, वो तो जोन्स के हिसाब से ही की जाती है। अब मसला ये होता है इलीगल सोसाइटियों का, वो जाहिर है
लोग कंस्ट्रक्शंस करते हैं, उस पे गवर्नमेंट की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। मैं जंग की हद तक आपको बता सकता हूँ कि देखें जो इलीगल सोसाइटीज़ है इसमें हमने इसको डिस्करेज करने के लिए एक तो पूरे ज़िला की जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ है सारी, उसको हमने ब्लॉक किया हुआ खातों पे, उन पे ट्रांजैक्शंस नहीं होती, उन पे रजिस्ट्री इंतकाल नहीं होता था। अब ज़ाहिर है उस पर जीपीसी भी नहीं बनेगा, लेकिन लोग वो स्टाम्प से एक दूसरे से ख़रीद लेते हैं, लोग मतलब ख़रीद के फिर उस पर मर्ज़ी से घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो वायलेशंस तो होती हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं, हमने उनकी खाते भी ब्लॉक किए हुए हैं, हमने उनकी जो वैल्यूएशन टेबल में भी उसको इतना उस पर रेट्स हाई किए थे ताकि लोग डिस्करेज हों कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ में ख़रीदो फरोख्त ना करें। लेकिन इन सारे स्टेप्स के बावजूद भी वायलेशंस होती हैं। MBBS डॉक्टर हैं, अगर आपका मकसद सिर्फ अवामी खिदमत करना था तो MBBS डॉक्टर आप उधर भी कर सकते थे, लेकिन आप सिविल सर्विस की तरफ आए हैं। क्या आपका भी दिल करता था कि मैं भी हुक्मरानी की तरफ जाऊँ? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली ये जो कैरियर की चॉइस होती है वो आपकी बड़ी एक वो मैटर होता है जो आप बड़ा सोच समझ के करते हैं कि आप कहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं और आपकी जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं वो कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है। तो मुझे ये लगता है कि मेरा ये फैसला जो था सिविल सर्विस में आने का, वो कोई ऐसा पावरलेस नहीं होता, क्योंकि जब आप यहाँ सिविल सर्विस में आके बैठते हैं तो बहुत जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है और आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ईमानदारी के साथ उसको निभाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये बाय चॉइस में आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं इस काम के लिए बहुत सूटेबल था, इसीलिए मैं आज इसमें अच्छा परफॉर्म भी कर रहा हूँ। सर, जब तहसील में जाते हैं वहाँ पे जब इंतकाल रजिस्ट्री के लिए वहाँ पे एक आवाज़ गूंज रही होती है 1% साहब का है। सर, वो आवाम को नहीं पता वो कौन सा साहब है, कि ये हुकूमत की फ़ीस होती है, ये क्या होती है, इसकी क्या हकीकत है, वो बता दें। नहीं, देखें, ये बिल्कुल ऐसी कोई फ़ीस नहीं होती और जो भी इस पे मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि कोई अगर शिकायत आती है ऐसी, देखें कोई अगर है बात, कोई शिकायत है तो बिल्कुल आप हमें उस पर आइडेंटिफाई भी करें, बताएं स्पेसिफिकली किसके खिलाफ है, क्योंकि सरकार की तरफ से ना ऐसी कोई पॉलिसी है, ना कोई हमारी तरफ से कोई अल्हम्दुलिल्लाह टॉलरेंस है इस पे कि किसी को भी किसी तरह से भी एक्सप्लॉइट किया जाए। तो इंशाल्लाह एक्शन लिया जाएगा और हमारा मकसद भी यहाँ बैठने का लोगों को फैसिलिटेट करने का है। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वाकई ही आवाम के लिए दरवाज़े खुले रखे हुए हैं। आखिर में मैं अपने शहर के लोगों से मुखातिब हूँ कि मेरा जो मकसद है अपने शहर के लोगों के लिए आवाज़ उठाना है, तो इसी तरह मैं आवाज़ उठाता रहूँगा और आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। डॉक्टर साहब, ये आपका कैमरा है, ठीक है, मेरे शहर के लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? जी, शहर के लोगों के लिए यही पैगाम है जी कि हमारे जो है ऑफिसेज जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल खुले हैं। आप जब मर्जी तशरीफ़ लाएं, किसी सिफारिश की या किसी भी रिश्वत की आपको किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आएँ, जिस भी शहरी को हमारे किसी भी हिरारकी में किसी बंदे से कोई शिकायत है वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, उसकी शिकायत पे एक्शन होगा और अगर वो शिकायत जेन्युइन हुई तो उस अहलकार के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई बिला इम्तियाज़ होगी। हम अपने शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी सर्विसेज देने को 24 घंटे अवेलेबल भी हैं और इंशाल्लाह इंश्योर करते हैं कि ये बिला इम्तियाज़ सबको ये सर्विसेज मुहैया की जाए। और मज़ीद ये कि जो आप देखें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेवेन्यू KPIs जो चीफ मिनिस्टर साहिबा के वो इशूड करदा हैं, उसमें हमारे ज़िले की लास्ट 6 मंथ में हम टॉप 10 ज़िलों में उसमें फॉल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रैंकिंग है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। ये इस बात का सबूत है कि जो हमारे वो रेवेन्यू रिकवरी हो, वो हमारी रेवेन्यू सर्विसेज हों, वो हमारी कोर्ट के केसेस हों, वो हमारे जो अपना जो प्रोसीडिंग्स हैं हमारी डिपार्टमेंटल, उनका डिस्पोजल हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पूरे पंजाब में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और ज़ाहिर है इस सारे का इम्पैक्ट जो है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे आता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें लीड कर रहे हैं।